साथियों, आप सभी का स्वागत है। बात करूंगी उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, गुजरात की, क्योंकि खबरें यहीं से आई हैं। और खबर अगर सुनेंगे तो अपने आप अंदाजा लगाइएगा कि हमारे और आप जैसा कोई मूर्ख नहीं है। एक खबर जो उत्तराखंड से आई है, यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उत्तराखंड के जो लोग हैं, स्थानीय अखबारों में ये छाया हुआ है। टीवी में कोई डिबेट नहीं होगी, पर लोकल अखबारों में पूरा छाया हुआ है। इसमें ये है कि आरटीपीसीआर घोटाला हुआ है। आरटीपीसीआर घोटाला मीन्स कोरोना टेस्टिंग में 1 लाख टेस्ट जो किए गए वो फर्जी पाए गए। जो नाम और नंबर, फोन नंबर, मोबाइल थे, वो टोटल फर्जी है, यानी कि 1 लाख टेस्ट फर्जी हुए। कोई बात नहीं, छोटी बात है। बड़ी बात क्या है इसमें? बड़ी बात एक और है कि एक कोरोना किट से 700 लोगों के टेस्ट कर डाले। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो आरटीपीसीआर एक नाक में डालते हैं, उससे 700 लोगों का टेस्ट हो गया। जिसको कोरोना नहीं था वो भी गया। अब उससे बड़ी खबर उत्तराखंड की। नालायक हैं आप लोग। देखिए क्या किया इस आदमी ने। मुझे तो सच में हंसी आती है। कितना ये होनहार आदमी है। सरकार, उत्तराखंड सरकार में सेटिंग की इसने। सेटिंग क्या की? अपनी 5 वैन 3 महीने के लिए किराए पर दी। 5 वैन 3 महीने के लिए उत्तराखंड सरकार में सेटिंग करके एक आदमी ने किराए पर दी। और पता है 3 महीने के लिए 5 वैन का उत्तराखंड की सरकार ने कितनी कीमत चुकाई? 29 करोड़ रुपए। जी हाँ, 29 करोड़ रुपए में 5 वैन 3 महीने के लिए किराए पर ली। और जिससे ली, पता लगा ये कंपनी तो ब्लैक लिस्टेड कर दी गई थी। ये कंपनी तो बिल्कुल रिश्वत दे के और काम लेती थी और काम करती नहीं थी, और बिल्कुल इस पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, और उसमें ये ब्लैक लिस्ट कर दी गई थी। पर इस ब्लैक लिस्ट कंपनी को इतना बड़ा, तो उत्तराखंड के लोगों आप क्या कर रहे हो? थोड़ी सेटिंग करो, ताकि जो बेरोजगारी उत्तराखंड में है, जो युवा बेरोजगार है, आप तो कह रहे पकोड़े नहीं तल पा रहे, सरसों का तेल महंगा हो गया है, तो कुछ ऐसा रास्ता निकालिए। ये उत्तराखंड की बात है। अब आपको पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपका खाता है तो वो खबर आई है। पंजाब नेशनल बैंक, ये वही पंजाब नेशनल बैंक है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मेहुल भाई चोकसी को करोड़ों रुपए दिए, और मेहुल भाई चोकसी देश छोड़कर भाग गए या भगा दिए गए, मालूम नहीं। अब इस पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 4000 करोड़ के शेयर, आप समझ रहे हैं, इनके जो पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं, इनके जो शेयर्स थे, उसकी कीमत थी 4000 करोड़, उसे किसी दूसरी कंपनी को बेच डाला है। हमने तो भरोसा, जो शेयर धारक है, 4000 करोड़ के शेयर जो पंजाब नेशनल बैंक से लिए, तो वो तो पंजाब नेशनल बैंक पे विश्वास करके दिए थे कि भारत सरकार का बैंक है और सरकार जिम्मेदारी लेगी। लेकिन उसने शेयर धारकों से बात की नहीं की, जिसके भी पंजाब नेशनल बैंक में शेयर हैं। आपके 4000 करोड़ के शेयरों को पंजाब नेशनल बैंक ने किसी और को दे दिया। तीसरी खबर गुजरात के बड़ोदरा से है। गुजरात के, अब ये भी मजेदार है, मजे ले लेकर सुनिएगा, क्योंकि अब आदर डाल लीजिए। भ्रष्टाचार और बैंकों को चूना लगाना, देश छोड़कर भागना या भगाना आम बात है भाजपा की सरकारों में। अब इसके बाद और बड़ी बात बताऊंगी। बड़ोदरा के व्यापारी का नाम है कोई भी हो, एनडीटीवी में रवीश कुमार ने पूरी इसकी रिपोर्ट दी है। तो बड़ोदरा का व्यापारी, अब सुनिए इसने किया क्या है, क्योंकि बात ये नहीं है कि फलाने का नाम क्या है, वो कौन है, वो क्या है, सरकार किसकी और किस सरकार में ये हो रहा है, ये बड़े मायने रखता है। क्योंकि हमने इन आदमियों को कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए थे, हम सरकारें चुनते, सरकार कॉन्ट्रैक्ट देती। अब हुआ क्या, मैं बताती हूँ। ये भी जो व्यापारी बड़ोदरा का था, कारोबारी संद्रेसा जो भी है, 5000 करोड़ का बैंक को चूना लगाकर देश छोड़कर भाग गया या भगा दिया गया। ठीक वैसे जैसे मोदी जी के मेहुल भाई चोकसी को भगाया गया। अब उसके बाद चलिए, बात यहां खत्म हो जानी चाहिए थी, पर बात यहां खत्म नहीं हुई। हुआ क्या कि बड़ोदरा के ये व्यापारी ने 5000 करोड़ का चूना लगाया, देश छोड़ के भाग गया, भगा दिया, और बाहर जाकर इसने अपनी तेल कंपनी बना ली। तेल कंपनी बनाने के बाद किसी के साथ इसने मिलकर कंपनी बनाई, और भारत के अंदर ही भारत की सरकारी कंपनियों को विदेश में बैठे बैठे 5000 करोड़ के करीब तेल भी बेच डाला। आप समझ रहे हैं? सरकार को उससे तेल खरीदना चाहिए था या उसका तेल निकालना चाहिए था?
और सरकार ने पहले तो उसको भागने दिया, वडोदरा के इस व्यापारी को 5,000 करोड़ का चूना लगा के उसको पकड़ने की बजाय उसका वहां पर धंधा सेट करवाया और उसके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके किसी दूसरी तेल कंपनी से 5,000 करोड़ का भारत सरकार तेल खरीद रही है। चलिए अब आ जाइए राजस्थान में। राजस्थान में नाम बताती हूँ, भाजपा आरएसएस के संघ प्रचारक है। जयपुर के दफ्तर में संघ मुख्यालय, भारत माता की फोटो लगी हुई है। जयपुर के अंदर भाजपा आरएसएस का संघ मुख्यालय और इसके संचालक जो भी प्रचारक ये लोग बोलते हैं उनका नाम है निम्बाराम। हर एक के नाम के पीछे राम मिलेगा। निम्बाराम क्या किया निम्बाराम ने जो वहां की भाजपा की जयपुर से मेयर रही सौम्या गुर्जर, जिसको अभी निष्कासित कर दिया गया है, वो और उनके पति राजा राम गुर्जर और ये निम्बाराम मिलके संघ मुख्यालय में भारत माता की फोटो पीछे लगाकर 276 करोड़ रुपए का जो बिल नगर निगम जयपुर पे बकाया था, जिसमें भाजपा का शासन है, उससे बिल बकाया जो है उसका चुकाने के लिए 10% रिश्वत मांग रहे थे। और इसका ऑडियो और वीडियो आज कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक किया है, लेकिन भाजपा ने पलटवार नहीं किया। भाजपा इस पे चुप्पी साध गई और खामोश हो गई, क्योंकि भाजपा की जयपुर से ये जो मेयर रही है सौम्या गुर्जर, इसको भ्रष्टाचार के आरोप में इनके और इनके पति जेल जा चुके हैं और इन्हें हटा भी दिया गया है। और उसके बावजूद अप्रैल इसी महीने में, क्योंकि ये जो कंपनी है ये कूड़ा उठाती है, जयपुर का कूड़ा उठाती है, और कूड़ा उठाने में इनका जो बिल बना वो 276 करोड़ का बना। अब ये बिल जब पेमेंट करने के लिए 10% रिश्वत मांगी जा रही थी निम्बाराम आरएसएस के जयपुर से संघ प्रचारक और इन द्वारा। अब इसमें जो है कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, आरोप लगाकर छोड़ेंगे नहीं। एंटी करप्शन ब्रांच ने बिना देरी किए निम्बाराम, सौम्या गुर्जर, राजा राम गुर्जर जितने लोग भी इस डील में शामिल थे, इस रिश्वतखोरी की मांग कर रहे थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की नाक के नीचे, एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर कर दी। और पूरी कोशिश है कि कांग्रेस सरकार के रहते रहते इसे अंजाम तक पहुंचाया जाए, इन भ्रष्टाचारियों को सजा मिले, क्योंकि हमें मालूम है सरकारें बदलती रहती हैं और हो सकता है जब भाजपा की सरकार आती है तो अपने लोगों को बचा लेगी। कांग्रेस की बचाने का काम 7 साल से, केंद्र में भाजपा की सरकार है, 3 साल बाकी है, चुनौती दे रही हूँ। अगर किसी ने 70 सालों में भ्रष्टाचार किया है तो भेजिए जेल, ठीक है। तो ये इनका भ्रष्टाचार है। अब आ जाइए, राम मंदिर की डिबेट खत्म हो चुकी है। कल मजबूरी में चैनल्स ने चलाई राम मंदिर भूमि घोटाले के ऊपर। आज मैं कहूंगी न्यूज 24 का जो है संदीप चौधरी की पूरी रिपोर्ट देखिए, एक एक कागज लाकर उन्होंने बेनकाब कर दिया। और उसपे भी भाजपा ने आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि परतें खुल रही हैं। राहुल गांधी जी राम मंदिर विरोधी हैं, राम भक्त नहीं, आरोप लगाए गए। अब मैं पूछना चाहूंगी, शंकराचार्य जी ने खुद माना है कि ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला बनता है। जिन चंपत राय को प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट में अपना आदमी कहकर बिठाया है, उन्होंने तो कभी भी यहां पर अयोध्या राम मंदिर को लेकर यहाँ के जो भी था उसको कभी उनका कोई योगदान नहीं रहा। वो तो सीधा चंपत राय जी कहते हैं ना चपत लगाने के लिए बिठाए गए। शंकराचार्य जी ने मांग की है कि ईडी और सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ये भ्रष्टाचार का मामला बनता है। अब शंकराचार्य जी को आप कहिए हिंदू विरोधी हैं, राम भक्त नहीं है, इनको आप गाली निकालिए। अब इनकी हिम्मत नहीं है संघी भाजपाइयों की, राहुल गांधी पर गुस्सा निकाल सकते हैं, सोनिया गांधी जी पर। शंकराचार्य जी ने खुद मांग कर दिया। शंकराचार्य जी के अलावा रामलला राम मंदिर के मुख्य पुजारी का नाम है आचार्य सत्येंद्र दास, राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास। उन्होंने भी इस बात को माना है कि उन्हें भी पहली नजर में लगता है कि अपने आप पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इसकी जांच होनी चाहिए, उन्होंने भी मांग कर दी है। इतना ही नहीं, हनुमान जी के साथ हनुमानगढ़ी जहाँ प्रधानमंत्री जी जा चुके हैं, हनुमानगढ़ी के प्रमुख पुजारी महंत राजू दास, इन्होंने भी मांग कर दी है कि ईडी या सीबीआई या कांग्रेस की तरह सर्वोच्च न्यायालय के अधीन न्यायाधीश से जांच होनी चाहिए। शंकराचार्य जी, राम मंदिर के मुख्य पुजारी और अपना हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी ने भी मांग कर दी है। अब बोलिए संघियों, ये हिंदू विरोधी हैं। अब कहिए कि ये राम मंदिर बनाने में रोड़ा अटका रहे, इसलिए तीनों कांग्रेस के साथ राहुल गांधी जी के साथ मिल गए हैं, या राहुल गांधी जी ने ठीक उसी तरह जिस तरह नागरिकता कानून का है, किसान आंदोलन का इनको गुमराह किया, वैक्सीन पे देश को गुमराह किया। अब संघी भाजपाइयों कहिए कि राहुल गांधी जी ने आपके शंकराचार्य जी और राम मंदिर के और हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारियों को भी गुमराह कर दिया, क्योंकि और कोई
तर्क तो आपके पास बचता नहीं है। अब मैं लास्ट मुद्दे पर आके अपनी बात को, 2 मुद्दे और खत्म करूंगी। बात आ रही है ट्विटर पर, हंगामा हो रहा है। ट्विटर ट्विटर ट्विटर, बहुत से लोगों को तो पता नहीं ट्विटर है क्या भला। आप और हमारी बात नहीं कर रही जो बिल्कुल सोशल मीडिया, ट्विटर, इंटरनेट और वाईफाई और हाई फाई मोबाइल है। मैं बात उन 134 करोड़ के भारत में ट्विटर पे 17 करोड़ लोग हैं। 117 करोड़ के लोगों को पता ही नहीं है ट्विटर भला क्या है। लेकिन देश की सरकार ने सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, सारे मुद्दों से, महंगाई, आज महंगाई दर 12% से ऊपर है। पूरे देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम से सीधा जुड़ा हुआ है। तो मैं कहती हूँ हर मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ट्विटर का शगुफा छोड़ा, ट्विटर पे FIR कर दिए। ट्विटर देशद्रोही है, ट्विटर फेक वीडियो डाल रहा है, ट्विटर देश में दंगे करा सकता है। मैं कहती हूँ ये सारी बातें सच्ची हैं। प्रधानमंत्री जी क्यों उस ट्विटर पे बने हुए हैं? ट्रोल मंत्री, माफी चाहूंगी, IT मंत्री रविशंकर प्रसाद धमकी पर धमकी दे रहे हैं, ट्विटर के कान पे नहीं जू रही। तो घोर अपमान है रविशंकर प्रसाद जी, IT मिनिस्टर आपका और भारत सरकार का। कैसे अपमान सह रहे हैं? ट्विटर आपकी बात नहीं मान रहा, ये तो अपमान है। तुरंत छोड़िए ट्विटर को, अपने अकाउंट को बंद कर दीजिए, बैन कर दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। 117 करोड़ की आबादी को फर्क नहीं पड़ता, उसको तो पता नहीं है ट्विटर किस नाम की चीज है। ये तो राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है ना, देश में दंगे करा रहा है ना। बंद कर दीजिए अपने ट्विटर अकाउंट। चुनौती दे रही हूँ, आप ये नहीं करेंगे क्योंकि आपको कभी ट्विटर, कभी टोल किट के नाम पर गुमराह करना है। अब आप देखिए किसको बेल मिली, सुनिए। आसिफ तन्हा को बेल मिल गई हाईकोर्ट से, देवांगना कलिता को बेल मिल गई हाईकोर्ट से, नताशा नरवाला को बेल मिल गई। कौन है ये तीनों? ये तीनों आंदोलनकारी नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन करके अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीकों से उस संविधान के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। और इन सब पे देशद्रोह के कानून लगाए, ठीक उसी तरह जिस तरह से किसान आंदोलन का समर्थन कर रही थी दिशा रवि, सब पे देशद्रोह के मामले ठोक दी। बेल ही नहीं हो सकती आपकी। और 1 साल तक ये जो आसिफ तन्हा, देवांगना कलिता, नताशा नरवाला जेल रहे 1 साल तक। और उसके बाद आज हाई कोर्ट ने इन सबको बाइज्जत बरी करते हुए बेल दे दी और केंद्र सरकार को फटकार लगाई कि सरकार से असहमति जो है वो इन सब का अधिकार है, ये आतंक नहीं है। आप इनके अधिकार को, सरकार से असहमत होने के अधिकार को छीन नहीं सकते और आप इसको आतंकवाद की श्रेणी में लाकर UAPA देशद्रोह के कानून नहीं थोप सकते हैं। और सरकार ने इसे हथकंडा बनाकर अपने खिलाफ उठती हुई हर आवाजों को कुचलने के लिए ये कर दिया। अब 1 साल ये लोग जेल रहे, भाजपाई संघी खुशी होंगे, चलो ज्यादा नहीं 1 साल तो हमने इनको मजा चिखाया। पर 1 साल बाद कोर्ट की टिप्पणियों के बाद आपने जिन्हें 1 साल के लिए विलेन बनाया था वो हीरो बनकर निकल रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सरकार की खिलाफ, सरकार के जो नीतियां हैं, जो कानून देश के किसानों के खिलाफ है, नागरिकों के खिलाफ, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और यही काम दिशा रवि, 21 साल की लड़की के ऊपर टोल किट बनाकर जो है किसान आंदोलन में देशद्रोह का आरोप लगाए थे, उस पर भी यही टिप्पणी की थी। तो अब ट्विटर के ऊपर हमला कर रहे हैं। ट्विटर है क्या? ट्विटर ने ट्वीट की है? नहीं, ट्विटर ट्वीट नहीं करता है सरकार के खिलाफ। ट्विटर मात्र एक मंच है और वो मंच का इस्तेमाल ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप, लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि देश की 134 करोड़ की आबादी जानती है कि हाँ, देश में अन्याय हो रहा है, देश में बेरोजगारी कहें, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, न्याय नहीं है, किसान त्रस्त है और सरकार कुचलना चाहती है अपने खिलाफ उठ रही हर आवाज को। इसलिए मीडिया, ABP न्यूज का एक पत्रकार उत्तर प्रदेश में शराब माफियाओं का जो है उसने पोल खोली, उसे धमकियां मिली। उत्तर प्रदेश की पुलिस को ABP न्यूज के इस पत्रकार ने उस धमकी के बारे में चेतावनी दी कि मुझे, मेरी जान को खतरा, मेरे परिवार की जान को खतरा। और 2 दिन के बाद उस पत्रकार की लाश मिलती है। वैसे तो लानत दूंगी उस टीवी चैनल को भी जिसका पत्रकार था, उसने अपने पत्रकार के साथ खड़े होने के बजाय पुलिस के कहने पर इसे पहले तो हादसा बता दिया। लेकिन जब उनकी पत्नी लड़ाई लड़ने आगे आई, FIR दर्ज करवाई, तो मानना पड़ा ये हादसा नहीं, हत्या थी। ये एक हत्या थी क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में शराब माफियाओं के खिलाफ बोल रहा था और उसके पास सबूत थे जिसको उसने पब्लिक भी किया था और अपनी जान को खतरा भी बताया था। तो अब आप समझ रहे हैं, जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक है या आपका प्रिंट मीडिया है, खामोश करने के लिए इनकी जान ले लीजिए
इनकी नौकरी खा जाइए, और या फिर अपनी सत्ता के दम पर, पैसे के दम पर इनकी आवाजों को कुचल दीजिए, जो कुचल दिया गया है। अब जो अखबार है वो छापने से डरती है, जो टीवी है वो दिखाने से डरता है, तो रह क्या जाता है आप और मेरे पास? सिर्फ रह जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कि अपने फेसबुक, अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम पर के माध्यम से जो हमारे पास है उस पर सीधे अपनी बात को, मैं आपसे सीधे बात करें। कोई टीवी चैनल लाइव नहीं करेगा, कोई अखबार नहीं अलका लांबा के बयानों को छापेगी, लेकिन अलका लांबा को अपने लोगों तक, देश के लोगों तक पहुंचना है। ये जो खबरें मैंने आपको पढ़ के बताई हैं ये आप तक पहुंचानी है, तो मेरे पास क्या माध्यम है? आज फेसबुक है, कभी ट्विटर होता है, कभी इंस्टाग्राम होता है, तो कभी व्हाट्सएप होता है। इसे भी ये सरकार छीन लेना चाहती है। सरकार को लगता है कि ट्विटर जो है देशद्रोह का काम कर रही है, लोगों को भड़काने का, दंगे भटकाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे 2009 में, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे आए। कब आए? 2009 में आए। 2021 आ गया है, 9 से 19, 20, 21, 12 साल में प्रधानमंत्री जी को कभी नहीं लगा कि ट्विटर देशद्रोह का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी को बनने के बाद 7 साल सत्ता में है, इन्हें तब भी नहीं लग रहा था कि ट्विटर जो है वो देशद्रोह का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार को, आईटी मिनिस्ट्री रविशंकर प्रसाद को कब लगा कि ट्विटर देशद्रोह का काम कर रहा है? जब इनकी सत्ता के 7 साल पूरे होने के बाद नोटबंदी से लेकर तालेबंदी की नाकामी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, किसान विरोधी कानूनों के मुद्दों पर, नागरिकता कानून के मुद्दे पर लोगों ने बोलना शुरू किया और देश की सरकार से जवाब मांगना शुरू किया। तब देश की सरकार को लगने लग गया कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देशद्रोह का काम कर रहा है, इनकी आवाजों को बंद कर देना चाहिए। लेकिन हिम्मत नहीं दिखा रहे। प्रधानमंत्री जी कू पर चले गए, पता नहीं अब कू क्या चीज है, कू पर चले गए हैं। अब वो कह रहे ट्विटर का नुकसान होगा, कू का लाभ होगा, क्योंकि ट्विटर के लोग जो हैं वो सब कू पे चले जाएंगे। अरे ट्विटर का नुकसान हो, कू का लाभ हो, देश की 134 करोड़ जनता को मिल क्या रहा है? उसे तो बेरोजगारी मिल रही है, गरीबी मिल रही है, भूखमरी, महंगाई, न्याय नहीं है। आवाज उठाएंगे तो आपको यूएपीए लगाकर गैर जमानती उस पर जो है जेल डाल देंगे। ये देश में हो रहा है, डराया जा रहा है। कह रहे जो देश के खिलाफ कुछ करे, कुछ भी भ्रष्टाचार करे, भगवान श्री राम को धोखा दे, उनके करोड़ों भक्तों को धोखा दे, जांच तो करवाइए। जांच से क्यों भाग रहे? किसी के भी खिलाफ कोई भी आरोप, चाहे मेरे खिलाफ हो, चुनौती दे रहे, खुल करके, कोई भी हो देश में आरोप लगे, सबूत हो आरोपों के साथ, जांच कीजिए, जांच कीजिए, फास्ट ट्रैक में जांच कीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी करिए। निर्दोष है, माफी मांगिए उससे, और अगर दोषी है चढ़ा दीजिए बेशक सूली पर, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप पे ऊपर जब उंगली उठे तो आप जांच से ही भाग जाते हैं। आप दूसरे मुद्दों पर भटकाने के लिए कभी ट्विटर, कभी टूलकिट, तो कभी हिंदू और मुस्लिम पर चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैं आप सभी साथियों से कहूंगी, डरिएगा मत, डरिएगा मत, लेकिन अपनी आवाजों को पूरी सावधानी, जिम्मेदारी के साथ अपने संविधान, अपने कानून के दायरों में रहते हुए बुलंद करते रहिएगा। इन संघी भाजपाइयों को, क्योंकि आरएसएस आज तक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पंजीकृत नहीं है, आज तक इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है। करोड़ों रुपए के सदस्य बताता है पर सदस्यों का रजिस्ट्रेशन नहीं करता है। उन करोड़ों संघ जो है सदस्यों से करोड़ों रुपया चंदे में लेता है, लेकिन उस चंदे का कोई हिसाब किताब, ऑडिट, इनकम टैक्स नहीं करता है। और सबसे ज्यादा रामलल्ला के नाम से, भगवान श्री राम के नाम से 90 से लेकर आज तक चंदा 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 उगाते रहे। मैं मानती हूं कि कांग्रेस की जब सरकारें थी 10 साल तक, कार्रवाई होनी चाहिए थी, गलतियां तो हमसे रही, चाहे 2002 के गुजरात दंगे हों और चाहे संघियों के काले टोपी के नीचे के छुपे हुए काले कारनामे हों। बिल्कुल कांग्रेस ने बहुत हल्के में लिया, जिसका खामियाजा आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ सबक लिया होगा कांग्रेस ने, और 3 साल के बाद सत्ता पलटेगी। और ये पलटने की शुरुआत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा से भाजपा की सरकारों को, मणिपुर में भाजपा की संघी सरकारों को जड़ों से उखाड़ने से शुरू होगी। 2024 तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और बहुत से सबक सबने सीखे हैं। और उम्मीद है इन संघियों ने जो देश की नींव को खोखला किया है, गलवान वैली के शहीदों की बरसी थी, इन संघियों ने जबान नहीं खोली, क्योंकि इनको था कि गलवान वैली के अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे तो वापस से जख्म हरे हो जाएंगे। और सवाल जो लोग शायद आगे बढ़ चुके हैं, भूल चुके हैं गलवान वैली के हमारे शहीदों को, ये सवाल करेंगे कि जिस गलवान वैली में चीन ने हमारे जवानों को शहीद किया, उससे आपने पिछले 1 साल में
70% ट्रेड व्यापार बढ़ा दिया है। उसे सबक सिखाने गए थे, मात्र एक एक टिकटॉक पे बैन करके 70% व्यापार बढ़ोतरी किया है। और बदले में क्या किया, सवाल करेंगे, इसलिए श्रद्धांजलि ही नहीं दी इन लोगों ने। तो मैं आप सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहूंगी, एक एक मुद्दा दम से उठाइए। जब आपका नेता श्री राहुल गांधी नहीं डरता इन संघियों से, बापू ने सीने पर गोलियां खाई, इन संघियों से नहीं डरे, चाहे वो महात्मा गांधी जी से शुरुआत करके राहुल गांधी जी तक आज आओ, तो आप और हम कैसे डर कर खामोश हो सकते हैं इन संघी सत्ताधारियों से। आवाज उठाइए उस गरीब, बेरोजगार, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहिए बिना डरे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। अपना ख्याल रखिए, वीडियो जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।